सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज बड़ी समाअत की बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में, जिसमें राना शमीम का बयान हल्फी, जिसके हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। लेकिन राना शमीम का जो बयान था वो बड़ा हैरान कुन था। उन्होंने कहा कि मैंने तो मेरा बयान हल्फी देखा ही नहीं है और मेरा बयान हल्फी बरतानिया के एक लॉकर में है, सील है, जो कि सिर्फ मेरे अहले खाना को इसका इल्म था। ना ही मैंने किसी को अरशात के लिए दिया और ना ही मैंने इसको लीक किया। मुझे नहीं मालूम कि ये मेरा बयान हल्फी कैसे लीक हो गया। जो अंसार अब्बासी की जानिब से अपना जवाब जमा कराया गया, तहरीरी जवाब जमा कराया गया, वो इससे यकसर मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा कि बयान हल्फी की तस्दीक के बाद ही खबर शाया की, लेकिन राना शमीम ये कहते हैं कि मैंने तो अपना बयान हल्फी ही नहीं देखा। अब की दो बयानात हैं जो कि अलग अलग हैं। अभी जिसकी आप खबर भी अभी आप देख रहे थे कि अटॉर्नी जनरल को कहा है कि दफ्तर खारजा से रब्ता किया जाए, और ज़ाहिर वो बयान हल्फी जिसको राना शमीम कह रहे हैं कि बरतानिया के एक लॉकर में है, तो उस पर मुआवनत करें और रब्ता करने की हिदायत की गई है। आज़र सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मारूफ माहिर कानून, उनको हम वेलकम कहेंगे, और सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार इमरान याकूब साहब में प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। आज़र साहब, मैं सबसे पहले आपसे एक बात करना चाहूँगी। बड़ी गूंज थी इस बयान हल्फी की, लेकिन आज का राना शमीम का जो तहरीरी जवाब था वो बड़ा हैरान कुन था, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो अपना बयान हल्फी देखा ही नहीं है। अब जिस शख्स ने ये खबर फाइल की और ये खबर शाया की, अगर वो बयान हल्फी जिसकी बात सहाफ़ी कर रहा है और वो बयान हल्फी जो राना शमीम के पास है, जिसको वो कह रहे हैं कि बरतानिया के एक लॉकर में है, वो अलग अलग होता है, तो फिर क्या कार्रवाई हो सकती है सहाफ़ी के खिलाफ? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो बात समझनी है कि बुनियादी तौर पर अभी तक तो जो बात चल रही थी वो एफिडेविट अपना व्हाट्सएप ग्रुपों पे या जिस तरह भी है शेयर हुआ, तो आज तो क्लैरिटी के साथ एक बात तो बड़ा वाज़ेह हो गई कि वो एफिडेविट अब जो चल रहा है वो शायद हकायक पर मबनी नहीं है। अगर एफिडेविट सच नहीं है, वो वाला एफिडेविट नहीं है, तो फिर तो बड़ा वाज़ेह तौर पर तौहीन अदालत के कॉन्टेक्स्ट में अखबारी मालकान, वो चाहे मीर शकीलुर रहमान देखें, अंसार अब्बासी देखें या आमिर गौरी, उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। अंसार अब्बासी ने भी अपने एक इंटरव्यू के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्होंने राब्ता किया था, उनको आवाज़ नहीं जा रही थी। राना शमीम को उन्होंने कंटेंट्स के हवाले से बिल्कुल 4 घंटे बाद किसी और मोबाइल नंबर से एक मैसेज आया कि ये जो कुछ भी कंटेंट्स हैं वो ठीक है। तो इसकी जो आपने अपने तौर पर तहकीक कराई थी और मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर भी क्या किया था कि ये बयान हल्फी जो है राना शमीम को उन्होंने जो उनका फर्स्ट ट्राइब्यूनल के पास जो मामला चल रहा है उनका वीजे की एक्सटेंशन के हवाले से, उसमें उन्होंने इस्तेमाल करवाया है, और उसके लिए बाकायदा प्लानिंग, ये कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है अदलिया के खिलाफ। और उसके लिए यानी राना शमीम पहले थे वहाँ अमेरिका में उनको वो ऑडियो टेप जो भी है, वो जो कॉन्कॉर्डेड सी बनाकर वो सुनाई गई, वो भी फेक है, फैब्रिकेटेड है, वो सुनाएगी, इनको यकीन दहानी कराएगी कि ऐसा है, आप जाके एफिडेविट दे दे लंदन के अंदर। उन्हें तरीकाकार ये तय किया गया कि आपका एफिडेविट ये कहीं और नहीं जाना है, ये बाकायदा फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल के पास जाएगा, वो लंदन आए, लंदन भी 2 दिन या 3 दिन के लिए आए, एफिडेविट टेस्ट किया, और एफिडेविट भी टेस्ट हमारी अपनी इब्तदाई तहकीक के बाद जो चार्ली गुथरी के पास जो नोटरी पब्लिक को वकार जो है हसन या हुसैन का मुलाजिम हो, उनको अपने दफ्तर में लेके आया और इन्होंने एफिडेविट या नवाज शरीफ या उनके बच्चों के दफ्तर में टेस्ट किया, और वो एफिडेविट लेके मेरी इतला के मुताबिक वहां पर। अजहर साहब, आप ये जो बात कर रहे हैं ये बड़ी हैरान कुन है, या तस्दीक के साथ कर रहे हैं बात? ये देखें जी, हमने इनके इनिशियल इंक्वायरी बाकायदा इस हवाले से देख लिया। हमने तो इस हद तक चले गए कि हमने वो एफिडेविट जो है ना, जो चार्ली गुथरी है जी, उसके बाद हमने एक एफिडेविट तोता मैना की कहानी बनाकर हमने कुछ चीजें लिख के भेजी कि मैं इसका भी मालिक हूँ। वो मैंने जो कुछ लिख के दिया उन्होंने वो टेस्ट करके दिया, और ये उसी ने बताया था, ये इसी नोटरी ने बताया था। वो हकायक बहुत जल्द आ जाएंगे कि ये वकार एफिडेविट लेकर गए। अब जो सवाल बड़ा अहम पैदा होता है कि वो एफिडेविट तो अगर होम ऑफिस में सबमिट हो गया, तो वो यहाँ से राना शमीम कहाँ से लेकर आएंगे एफिडेविट वो, और वो एफिडेविट उन्होंने लीक भी नहीं किया।
असूली तौर पर देखा जाए, राना शमीम ने अपना केस जो तैयार किया है वो ये कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट ना आ जाए, उन पर ये इल्जाम ना आ जाए कि ये एफिडेविट उन्होंने बाई इंटेंशन दिया है। वो अपना केस ये बना रहे हैं और बजाय ये लग रहा है कि राना शमीम इस हवाले से कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग से बचना चाहते हैं। दूसरी बात है कि अगर फर्ज करें कि ये एफिडेविट वही है और उसकी कॉपी है, तो जो कंटेंट लिखी है वो कंटेंट के हवाले से वो फंस जाएंगे बड़ी बुरी तरह से अंदर के। उस वक्त वो चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान मुबारक। लहदा बात है कि चीफ जज जो है वो पाकिस्तानी अदालती निजाम के मुताबिक वो बराबर नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है। और यहाँ जो इल्जाम लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं उस वक्त के चीफ जस्टिस के ऊपर, और वो भी इल्जाम झूठे इस कॉन्टेक्स्ट में है कि उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं। और अरशद मलिक के केस में ये सर लेकिन अदालत ही कह चुकी है, जरा रहनुमाई फरमा दीजिएगा कि जो चीफ जज या चीफ जस्टिस रिटायर्ड होते हैं उनके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनती, क्या ऐसा हो सकता है? अदालत कह चुकी है। देखिए जी, इस्लामाबाद, मैं जो बात कहने लगा हूँ बड़े वसूख से बात कहने लगा, जो इब्तदाई तहकीक की है सामने रखते हैं कि बहुत बड़ी एक साजिश चल रही है पाकिस्तानी अदलिया के खिलाफ। अच्छा। और उसके लिए जाल बनाया गया, यानी एक पटिशन दायर की गई। वो कुलसूम बीपी थे कोई, उन्होंने दरखास्त दायर की, इसको तैयारी उनकी थी, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने कह दिया कि जो एक्स चीफ जस्टिस जो जज है उसकी अगेंस्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। ये एरोनियस फैसला है। पॉइंट टेकन अजहर साहब, आप कह रहे हैं ये पूरी एक साजिश है जो कि मुरत्तब दी गई है। इमरान याकूब साहब, आप किस रुख पर मामले को जाता हुआ देख रहे हैं? ये क्या हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये क्या हो रहा है इस पे तो बात करते हैं, लेकिन अजहर सदीक साहब ने अभी बड़ी तफसीलन जो रोशनी डाली है सारे मामला पे, मेरे नज़दीक अजहर साहब जो बातें कर रहे हैं ना उसकी उतनी अहमियत नहीं है। मेरे नज़दीक इस बात की ज़्यादा अहमियत है कि वो जो एफिडेविट है उसका मतन क्या है। अगर वो वहाँ आप कहें कि जी वहाँ पे वो जमा हो गया जी, फॉरेन ऑफिस में जमा है, वहाँ लॉकर में है, यहाँ है पाकिस्तान में, मेरी तरफ से वो जहाँ मर्जी हो, मेरा कंसर्न एक सहाफ़ी के तौर पे, एक पाकिस्तानी के तौर पे ये है कि वो जहाँ भी है उसका मतन क्या कहता है। आया उसका मतन यही है जो अंसार अब्बासी साहब ने अपनी रिपोर्ट में दिया है, या उसका मतन उससे मुख्तलिफ है? राना शमीम साहब आज अदालत में क्या फरमा रहे थे, मुझे उससे भी सरोकार नहीं है। इससे मुझे सरोकार उस वक्त होगा जब उसका मतन सामने आ जाएगा। देखिए, आज जो तहरीरी फैसला है, लेकिन आपको ये बयान हैरान को नहीं लगा कि वो कह रहे हैं तो मैंने तो अपना बयान अल्फी देखा ही नहीं? अब देखे ना, इससे हैरान कुन बात क्या हो सकती है कि एक बंदा ये बात कह दे कि जी मेरा बयान है लेकिन मैंने वो देखा ही नहीं। कमाल है। आप इस एक अहम ओहदे पे फाइज रहे हैं, आप पहले वकालत जैसे मुकद्दस पेशे से वाबस्ता थे, उसके बाद आप जज बन गए, फिर आप चीफ जज बने, और फिर आप ये कहते हैं देखें कानून हमें ये सिखाता है। अजहर सदीक जैसे माहिर कवानीन जो है, मेरे तो हर भाई भी हैं, दोस्त भी, ये हमें ये समझाते हैं कि कोई भी कागज़ हो, आपने जब उस पर साइन करने हैं, उस पर दस्तखत करनी है, तो उसको पहले अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके बाद उस पर साइन करें। तो क्या ये ऐसा मुमकिन था कि उन्होंने बगैर पढ़े किसी पे कर दिया? मैं कहता हूँ हसन नवाज हो या हुसैन नवाज हो या कोई हो, क्या उसके दफ्तर में आपने पढ़े बगैर ही उस पर साइन कर दिया? अगर ऐसा किया तो आपने अपने साथ खुद खिलवाड़ किया। अब आपको जो भी नताइज होंगे वो भुगतना होंगे। देखिए, ये ऐसा सीरियस मामला है कि हम इसको सिर्फ इस तरह से ये कह के कि जनाब ये अदलिया के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है होगी, सिर्फ इसको साजिश डिक्लेयर करके इसको पसे पुश्त नहीं डाल सकते। अगर ये साजिश है भी तो हमें इस साजिश के सिरों तक पहुंचना होगा, हमें उन लोगों को बेनकाब करना होगा जो हमारी अदलिया के खिलाफ ऐसी साजिश या ऐसी घिनौनी साजिश करने जा रहे हैं। लेकिन अगर ये बात सच है और अगर वाकई इसमें सच्चाई है तो फिर हमें सिर्फ साजिश कह के इन मामला में मट्टी डाल, लेकिन सच अभी सामने आना बाकी है ना। आप कह तो दुरुस्त रहें कि सच अभी सामने आना बाकी है, उसके बाद ही हम इसको कह सकते हैं कि ये नतीजा है और ये इस तरह से हो रहा है, क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आएगा कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है अजहर सिद्दीक साहब, वो ये कि जो मतन की बात अभी की इमरान साहब ने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मतन क्या है। जो उस लॉकर में हल्फनामा जिसकी निशानदेही राना शमीम साहब कर रहे हैं, अगर उसका मतन और बयान हल्फी जो कि सामने आ चुका है उसका मतन अगर मैच नहीं करता तो फिर क्या कार्रवाई हो सकती है?
अच्छा, ये एक चीज मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ अर्ज कर दूं। फर्ज करें अगर एफिडेविट का मतन मैच नहीं करता है और वो एफिडेविट कोई और होता है, तो टोटल जो है ना लायबिलिटी आ जाएगी अंसार अब्बासी या बाकियों के ऊपर। उन्होंने बगैर कोई तस्दीक किए, तहकीक किए हुए उस एफिडेविट को, और बकायदा उन्होंने जजेस के नाम तक लिख दिए थे, तो ये तो सीधा सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बन जाएगा। अगर कोई जालसाजी हुई तो उसके अलावा जालसाजी का भी बनेगा। अगर वो एफिडेविट खुद साख्ता निकल आया, एफिडेविट की टर्म्स कोई और हुई, कंडीशंस कुछ और हुई, तो जालसाजी का एक अलग मुकदमा दर्ज कराएगा बनेगा। और अगर मिसाल के तौर पर राना शमीम कोई और जाली एफिडेविट लेकर आ जाते हैं और वो अदालत के आते हैं, तो 476 की अपना जो हमारे यहाँ पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से देखा जाए तो वो अलग कार्रवाई बनेगी। लेकिन मैं एक आपके सामने चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ। एफिडेविट की हैसियत क्या है? हमारे यहाँ एफिडेविट लें, बयान अल्फी जो मर्जी लिखे, जाकर नोटरी से अटेस्ट करा लें या एफिडेविट से ओथ कमीशन टेस्ट करा लें, वो टेस्ट कर देगा। तो मैंने जो वहां पर इंग्लैंड के अंदर जो एफिडेविट उसी बंदे से जिससे इन्होंने टेस्ट कराया, उससे जब टेस्ट करवा के तोता मैंने की कहानी लिखने में बता दिया जी गवर्नर हाउस का मालिक हूँ या दरिया रावी का मैं मालिक हूँ, उन्होंने वो सारा कुछ टेस्ट कर दिया। बात जो कहने की बात है कि वो जो चीजें है ना, जो एफिडेविट है, वो एफिडेविट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाएगा। यानी या तो किसी अदालत ने मांगा हो, और अदालत ने अगर मांगा हो तो ये याद रखिएगा, बड़ा बात मैं इसीलिए बात उस वक्त कर रहा था तो बात रह गई थी, बात पूरी नहीं हो सकी, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको याद होगा कि इस तरह का पहले भी एक वीडियो आई थी, और वो वीडियो आई थी उसकी अरशद मलिक की, और उस वक्त बड़ा शोर डाला था, बहुत शोर डाला कि जनाब ये ऐसा हो गया, प्रेशर ले लिया। और पीएनडी 2019 सुप्रीम कोर्ट 675, वो 3 केसेस गए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा ये ऑडियो है, ये वीडियो है भी है, तो इस वीडियो का पहले कराएं फॉरेंसिक होगा पाकिस्तानी इदारों के साथ, यानी वो अमेरिका में बैठकर फॉरेंसिक नहीं होगा, ना नोटरी होगा ये बैठकर इंग्लैंड के अंदर, वो होगा पाकिस्तान। फिर उसको बकायदा अदालत में लेकर जाना है, क्रॉस एग्जामिन होगा, क्रॉस एग्जामिन होने के बाद देखा जाएगा कि क्या वाकई जो बात कह रहा है उसने उस पे केस पे कोई असरअंदाज किया। मरियम नवाज या मुस्लिम लीग ने 2019 से लेकर आज 2021 में आ गए हैं, उसी यानी उसी वीडियो को आज तक किसी अदालत में लेकर नहीं गए, कोई क्रॉस एग्जामिन किया नहीं है। और वहां एक और बात बताता चलूं आपके पास कि आसफ अली जरदारी साहब का जिस केस का जिक्र किया जाता है कि जिसमें शहबाज शरीफ ने कॉल की थी जस्टिस मलिक कयूम को उस वक्त के, और उसका फैसला अगर आप पढ़ लें, इसमें जिक्र भी किया जजमेंट के अंदर कि उनको बरियत हुई थी मेरिट के ऊपर, किसी वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल के ऊपर नहीं हुआ था। और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है, माजी में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। आपने सही किया कि अपने निशान देखे थे। इमरान साहब, बस एक आखिरी बात जो आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या वजह होती है कि ऐसे माहौल में ऐसी टाइमिंग्स, वीडियोस, ऑडियोज आने की या इस तरह की चीज़ें आने की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? देखिए सुमैया, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ ना क्यास को बड़ा पसंद किया जाता है। हम हमारी शायद ये जेनेटिकली प्रॉब्लम है कि हम पुरअमन रह के अच्छे तरीके से मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करने की बजाय जो डिस्ट्रक्टिव चीजें हैं उन पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। देखिए, बजाय इसके कि हम ऐसी कोशिश करें कि मुल्क इस वक्त मुश्किलात में है, मुआशी सूरत बड़ी खराब है, कोरोना है, डेंगू है, हर तरह के मसाइल हैं, यहाँ लोग बेरोजगारी की वजह से अपनी जानें दे रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, लेकिन हम सब ये बातें छोड़ के तो कहाँ लगे हुए हैं? हम लगे हैं जी अच्छा ये जाली वीडियो आ गई है, अच्छा ये ऑडियो आ गई है। देखिए, फोरेंसिक टेस्ट जरूर हो, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन मामला फिर वही है कि आप मामलात को इतना उलझा देते हैं कि सच कहीं छुप जाता है और वो गत्थे सुलझाते बंदा किसी और तरफ निकल जाता है। हमारी अदालतों में आप देखिए, आला तरीन मुल्क की अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसमें देखें कितने केसेस पेंडिंग हैं, दूसरे मामलात हैं। तो ये आज एक तो जस्टिस अतर बिस्मिल्लाह साहब ने एक अच्छी बात की है कि जनाब अगर ये किसी के कहने में भी इस तरह की बात होगी तो वो तो एक फ्लड आ जाएगा ऐसा, लेकिन उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हमें तमाम चीज़ों को ये कह के इग्नोर कर देना चाहिए कि जनाब इसमें तो टाइम बड़ा ज़ाया होगा। एक दफ़ा वंस फॉर ऑल इस तरह की चीज़ों में अगर आप एक्शन स्ट्रिक्टली ले लेंगे, चाहे अंसार अब्बासी अगर गलत साबित होते हैं तो उनको आप मिसाल बना दें, तो फिर आइंदा कोई रिपोर्टर, कोई जर्नलिस्ट ऐसे काम करने की जरूरत नहीं करता। आप सही कह रहे हैं कि कोई नतीजा तो ऐसा निकलना चाहिए ना कि जिसके लिए दूसरों के लिए सबक ज़रूर हो। ये इस तरह की चीज़ें बार बार ला के सामने या आके सामने सिर्फ और सिर्फ असल मसाइल से तवज्जो ज़रूर हटाई जा सकती है। आपका पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान याकूब साहब और सिद्दीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का।
नाज़रीन ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, वापस आएंगे तो कुछ दीगर इशूज़ भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। ये 2-3 माह बड़े अहम हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि गैस का बहरान जो कि मुल्क में बढ़ चुका है, लेकिन दूसरी जानिब IMF से जिस तरह मामलात पाकिस्तान के तय हुए हैं तो हुकूमत अब मिनी बजट लाने की तैयारियां कर रही है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें टैक्स कवानीन जो कि चौथा स्टेट बैंक तरमीमी बिल जो कि काबीना में पेश किए गए, जिसमें GST का स्टैंडर्ड रेट जो था वो 17% ही नाफिज किया जाएगा, जो कि अभी भी है। तयशुदा शराइत के मुताबिक IMF से 350 अरब रुपए के टैक्सेस के इस्तिस्ना को ख़त्म करके टैक्स कवानीन चौथा तरमीमी बिल और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2021 की मंजूरी के लिए काबीना से मंजूरी जो कि ली और उसके बाद वो पार्लियामेंट पेश किए जाएंगे। ज़ाहिर है अब जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, चांदी, सोना और दीगर ज्वेलरी जिस पर टैक्सेस के नफाज के बारे में बात की जा रही है, और जो 350 अरब रुपए हैं जिसकी टैक्स की छूट को ख़त्म करके ये तरमीमी फाइनेंस बिल में 5वां शेड्यूल है जिसकी ज़ीरो रेटेड अशिया पर 17% GST नाफिज किया जाएगा। साथ ही साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सऊदी अरब से मामला तय पा रहे हैं वो भी हतमी मराइल में हैं और जो सऊदी अरब से इमदाद है वो भी मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद मुल्क पर कर्ज़ों का बोझ भी बढ़ रहा है, आवाम पे महंगाई का दबाव भी बढ़ रहा है। इसको पहले हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो किस हद तक हैं, इस पर बात हम करेंगे। वापस आते हैं अपने शो पर। जिस तरीके से मैं बात कर रही थी IMF से तयशुदा शराइत और फिर मिनी बजट और साथ ही साथ जो कर्ज मिल रहा है सऊदी अरब से, उसके हमारी मुल्की मईशत पर क्या असरात होंगे। हमारी मुल्की मईशत जिसका ज़्यादा दारोमदार जो है वो इम्पोर्ट पर है और जिसकी वजह से महंगाई का दबाव आवाम पे बढ़ जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मुआशरियात हैं, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर अभी ये मुआहिदा हुआ, फिर मिनी बजट आने की हुकूमत तैयारी कर रही है, नए टैक्सेस मुख्तलिफ अशिया पर, फिर सऊदी अरब से इमदाद मिल रही है, ये मुल्क की मईशत इस वक्त कहाँ खड़ी देख रहे हैं आप? देखिए पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि आज जो हमारे बेशतर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इम्पोर्टेंट, वो 2018 से ज़्यादा ख़राब हैं जो इस हुकूमत को विरसे में मिले थे। और इसकी बुनियादी वजह यह है हुकूमत और स्टेट बैंक की अशराफिया को, टैक्स चोरी करने वालों को, कौमी दौलत लूटने वालों को नवाजना है। इसमें किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि मुल्की वसाइल बढ़ाने के बजाय गैर मुल्की इमदाद और गैर मुल्की कर्ज़ों और रेमिटेंसेस पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) जो NRO है उस पर इन्हिसार किया जा रहा है। जहाँ तक IMF के प्रोग्राम का ताल्लुक है, जिस तरह ये हुआ है ये इंतहाई पुरअसरार है, मिस्टीरियस है, नाकाबिल फहम है। जो आपने बताया कि अभी 900 अरब का पैकेज लाने की तैयारी ये कर रहे हैं जी, तो उसमें तो पहली चीज तो ये है कि ये 20 महीने तक किस चीज का इन्होंने इंतजार किया था। शरह सूद को कम रख के जो मईशत को तबाह किया गया और ताकतवर तबकों को नवाजा, सबसे बड़ा जुर्म तो ये है जिसका कोई दिफा मुमकिन नहीं है। दूसरे कि तरीन साहब जब आए थे तो ये जून में मुज़ाकरात होने थे। मेरे हिसाब से मैं साबित कर सकता हूँ कि ये 4 दिन में मुज़ाकरात मुकम्मल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको मुलतवी कराया नवंबर-अक्टूबर तक और फिर कई हफ्ते लिए उसको टकराने में। हालांकि चंद दिन से ज़्यादा का ये काम नहीं था। मगर इसकी तफसील बताने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर हुकूमत जो इन्होंने टैक्स एमनेस्टी दी थी 2019 में, जिसमें ये कानून बनाया गया था कि जो मुल्क के अंदर असासे हैं चोरी के पैसे से बनाए हुए, जिसकी तफसीलात हुकूमत के रिकॉर्ड में मौजूद है, जिसके लिए इमरान खान साहब ने कहा था कि उसको हम उन पर क्रैक डाउन करेंगे, क्योंकि कानून मौजूद है, तफसीलात मौजूद हैं, आप उसको ले सकते हैं, तो 900 अरब रुपया मिल सकता था। यानी IMF का प्रोग्राम भी बहाल हो सकता था। और ये जो अब पैकेज आ रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाएं, पेट्रोलियम लेवी और भत्ता लगाए जाए, बिजली के दाम बढ़ाए जाएं, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तो अब कौम को ये फैसला करना है कि आया चंद लाख वो लोग जिन्होंने चोरी से असासे इकट्ठे किए हैं, उनसे कानून के तहत पैसा रिकवर करने के बजाय जो कानून मौजूद है उस कानून से इनहराफ करके 22 करोड़ आवाम को कुचलना है, मईशत को दाव पे लगाना है और बेतहाशा कर्जे बढ़ाने। ये वो बुनियादी सवाल है नंबर 1। नंबर 2 ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कौन सी शराइत तय की है कि इतने हफ्तों में। पहला ये है कि जो उन्होंने कहा कि 375 अरब रुपया आप पेट्रोलियम लेवी लगाएं। अब मैं आपको बताऊं, हमारा जो बजट मंजूर हुआ
उसमें 610 अरब रुपए रखे थे आपने पेट्रोलियम नेवी पर। तो IMF का कहना था भाई ये तो 50 अरब रुपए बनते हैं, 7 महीने का आपका प्रोग्राम अभी रहता है, तो जो आपका बजट है 350 अरब रुपए ले लें। तो उसमें हम क्या बहस कर रहे थे उनसे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि जी आप ये सब्सिडीज विड्रॉ करें और 300 अरब का जो है टैक्सेस लगा दें। तो आप इनकम टैक्स लगाते हैं जिनकी ज्यादा दौलत है, जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, यानी 5000 अरब रुपए इनकम टैक्स चोरी हो रहा है और हम GST और पेट्रोलियम नेवी और अवाम पे टैक्स लगा रहे हैं। तो आपने कहा जी ताकतवर तबकों पे तो हम टैक्स नहीं ले सकते, इनकम टैक्स नहीं ले सकते। तो उनका फिर आप क्या मुल्क है आप जाने, उनका जी GST इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दो। फिर कहा जी तरक्याती अखराजात में आप 200 अरब की कटौती कर दें, और क्या रास्ता है, कहना जी आप शाना अखराजात कम करें, कहते वो तो नहीं कर सकते, तो फिर तरक्याती अखराजात में कटौती कर दें। फिर आखिरी बात जो रही थी वो ये थी कि जनाब ये जो बिजली का बिल है इसमें मसला ये आ रहा है कि जो पिछले 5 वर्षों में सर्कुलर डेट बढ़ा था उससे ज्यादा इन्होंने 3 वर्षों में बढ़ा दिया। तो आप इस्लाहात नहीं करना चाहते तो बिजली की नर्ख बढ़ा दो। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी बात में एक बात ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगी, वज़ीर आज़म तो हमेशा यही कहते हैं कि हमने अपने खर्चे कम किए। अभी फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि गैस का बहरान है मुल्क में तो लोग बिजली की तरफ आएँ, बिजली के नर्ख भी हम कम कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं। तो ये बता कुछ रहे हैं लेकिन कर कुछ रही है हुकूमत। वो उसकी वजह ये है कि देखिए जब एक्सपेंडिचर जो है वो तो रिकॉर्ड पर मौजूद है, कुछ खुफिया तो नहीं है, मगर बदकिस्मती ये है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो है उसकी जो प्रायोरिटीज हैं वो है सियासत। तो वो मौका ही नहीं मिलता कि आप हमको ये बताएं कि जी 18 में कितने गैर तरक्याती अखराजात थे, काबीना की साइज कितना है, क्या अय्याशियां हो रही हैं, तो हम बता नहीं सकते। लेकिन टोटल अखराजात आप देखें तो बढ़ गए। मगर मैं जो बात करने वाला था कि ये जो आपने मुआहदे किए हैं जिसमें आपने जो है जून से नवंबर ले आए और सस्ते शरह सूद पे आप कर्जे दे के मईशत को तबाह किया, तो इसमें आपने कौन से मुज़ाकरात किए? वो तो सारे तयशुदा थे। हल सिर्फ एक ही था, मुज़ाकरात का हल नहीं था। उनसे कहते हम ये 900 अरब की शराइत आपकी मानते हैं, हम ये जो जिन्होंने असासे चोरी के पाकिस्तान के अंदर बनाए हैं, जिसके वज़ीर आज़म ने कहा था मैं क्रैक डाउन करूंगा और कानून मौजूद है, उसमें किसी कोर्ट की जरूरत इजाजत नहीं थी, वो आप नहीं करना चाहते, चंद लाख लोगों को नाराज नहीं करना चाहते, उसके लिए आपने 20 महीने तक इस प्रोग्राम को सस्पेंड रखा। तो ये है सबसे बड़ी चीज। आखिरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि सऊदी अरब से जो है इमदाद का लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 4% शरह सूद के ऊपर है, 1 साल के लिए दिया गया है, और उन्होंने कहा किसी वक्त भी हम 72 घंटे के नोटिस पर इससे आपको वापस ले सकते हैं अगर आपने कोई गड़बड़ किसी और मुल्क के साथ। तो सर फिर हम इस पे इन्हिसार कैसे कर रहे हैं जी? फिर हम इस पे इन्हिसार क्यों कर रहे हैं? इन्हिसार इसलिए कर रहे हैं कि आपने कर्जे और इमदाद पे मुल्क चला रहे हैं। आप ताकतवर तबकों से टैक्स नहीं लेना चाहते, आप जो कौमी बचतें बढ़ाना नहीं चाहते, आप मुल्क को सरमायाकारी करने के बजाय फ्लाइट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया कि ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब जौहरी ताकत पाकिस्तान को, जो इस्लामी दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत है आबादी के लिहाज से, ये कह रहा है कि आपने अगर ये $3 अरब में किसी मुल्क से भी कोई डिफॉल्ट किया तो हम 72 घंटे में आपसे निकाल लेंगे। यही सऊदी अरब ने नवाज शरीफ के जमाने में, मैं नवाज शरीफ का कोई फैन नहीं हूँ, $1.5 अरब की नकद इमदाद दी थी और ये कहा था ये पैसा वापस मत करें, सूद नहीं होगा। अब $3 अरब 4% सूद पर, और वो कह रहे हैं जी हम वापस ले लेंगे। हमें कितना जलील हो रहे हैं, हमें किसी को एहसास नहीं है। ये जो ओमिक्रॉन जी जी डॉक्टर शाहिद साहब जी सर बोलिएगा। जी मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि अब भी वक्त है, अगर हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, जो इमरान खान साहब ने वायदा किया था 100 दिन के अंदर, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा था कि मैं तवानाई के शोबे में इस्लाहात करूंगा और उन वजूहात को दूर करूंगा जिनकी वजह से GST जो है गर्दिशी कर्जा पैदा होता है। तो क्या होगा मैं आपको बता दूं, हमारा अफराद नजर आ जाएगा 4% के ऊपर, हमारी शरह नमू जो 4 साल में 2.5% है ये हो जाएगी 7% पर, और 6 महीने के बाद हम IMF को कह सकते हैं जी खुदा हाफिज, आइंदा आपकी जरूरत नहीं है। अब कौम को ये फैसला करना है कि जो वायदे उन्होंने 10 किए थे इलेक्शन से पहले, मैं उनमें से 2 का कहता हूँ आप अमल कर लें। एक 100 दिन के अंदर करना था, तो मैं ये जमानत देता हूँ कि IMF का वीजा हम कैंसिल कर देंगे, उनका प्रोग्राम खत्म कर देंगे, मईशत को टैक्सों की इस्लाह कर लेंगे। इस वक्त 5300 अरब रुपया हम मालदार तबकों से इनकम टैक्स नहीं ले रहे, 5300 अरब सालाना, और इसका बोझ मईशत और कर्जों पे डाल लें, GST पे डाल लें, पेट्रोलियम नेवी का भत्ता ले रहे हैं। तो ये जो जालिमाना पॉलिसी है, ये बार बार क्यों कहा जाता है? शौकत तरीन साहब भी ये बात कहते हैं, वजीर आजम भी ये बात कहते हैं, वफाकी वुज़रा भी ये बात कहते हैं कि हमें अशराफिया को टैक्स नेट में लाना है, हम उनको ला रहे हैं, वो बड़े लोग जो टैक्स नहीं देते थे, लेकिन उसके बावजूद वो टैक्स नेट में नहीं हैं। ये असल कहानी क्यों नहीं बताते आवाम को? नहीं, मैं आपको बताऊं, असल कहानी वो नहीं बताएंगे, हमें बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि टैक्स GDP का तनासुब 2018 में
जब ये कहते थे हुकूमत पर एतमाद नहीं था, टैक्स नहीं देते, उससे गिर गया है। यानी टैक्सों कई सौ अरब के टैक्स लगाने के बाद 2018 के मुकाबले में हमारा तनासुब गिर गया है। मगर मैं एक और आपको बात बताने वाला हूँ, ये बहुत हो गए, 2 जुमले लगेंगे। जो हमने इस हुकूमत ने, रजा बाकर साहब ने, स्टेट बैंक साबिक वजीर खजाना ने जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल पार्लियामेंट को दे दिया था, वो IMF को दे दिया था, उसकी शिकायत आइन के खिलाफ है कुछ, तो वो किसने मंजूरी दी थी? अकेला वो तो नहीं कर सकते। क्या काबीना की मंजूरी नहीं थी? क्या वजारत कानून ने नहीं देखा था? आज आप ये कह रहे हैं कि हमने जो IMF को कहा था कि ये बिल हम मंजूर करेंगे, उसकी शिकायत आइन के खिलाफ है। तो वो तो उसमें तो गवर्नर स्टेट बैंक भी थे, वजीर खजाना भी थे और काबीना भी थी। तो वो आपने क्यों दिया था? और क्या वो वाकई तब्दील हो गया? अब से कुछ जब ये पार्लियामेंट में आना था तो पार्लियामेंट के बाज़मीर अरकान PTI के और इत्तेहादी, उन्होंने कहा जी ये तो नहीं पास हो सकता, ये तो पाकिस्तान की हम सलामती को गिरवी में रख रहे हैं, खुद मुख्तारी को गिरवी में रख रहे हैं। अब ये कोई नहीं पूछ रहा कि जी वो जो कानून के खिलाफ शिकायत थी वो किसने रखी थी, उसका हिसाब क्या हो, और उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई है। और हमने IMF को यकीन दिला दिया है कि हम ये पास करा लेंगे जल्दी, ताकि उससे दिसंबर में हम ये पास करा लेंगे। अब ये जो बाज़मीर लोग थे पार्लियामेंटेरियन, जिन्होंने चंद हफ्ते पहले ये कहा था कि हम ये नहीं मंजूर होने देंगे, तहरीक इंसाफ के भी थे उसमें और इनके इत्तेहादी भी थे, अब उनके ज़मीर का इम्तहान है, अब ये जमहूरियत का इम्तहान है कि वो बिल जो पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है, और जिसको कायद-ए-आज़म ने कहा था कि मेरा स्टेट बैंक मेरी खुद मुख्तारी की अलामत होगा मेरे मुल्क की। और इससे पहले गवर्नर स्टेट बैंक पुराने ये कहते थे कि हम IMF के सामने खुद मुख्तार नहीं है, उनका हुक्म चलता है। अब आप उसको मजीद दे रहे हैं, तो एक तरफ तो आवाम को चल रहे हैं, मईशत को तबाह कर रहे हैं, और दुनिया में कश्कोल लेके घूमते हैं, मईशत तबाह कर दी, 18 से नीचे चली गई, और ये बिल भी आ गया। तो इन सब चीज़ों का ये जो 20 महीने तक IMF का प्रोग्राम इन्होंने दानिस्ता सस्पेंड रखा। ये शौकत तरीन साहब ने जो 4.5-5 महीने घुमाए ताकि सस्ते कर्जे लोगों को मिलते रहें, क्योंकि IMF के पास जाने से पहले 1.5% इनको बढ़ाना पड़ा। IMF मानता ही इनको 20 महीने पहले कि आप सारे डिस्काउंट रेट को कम करके सस्ते कर्जे देके इम्पोर्ट बेतहाशा करके रुपए की कदर को 23 रुपए गिरा दे 5 महीने के अंदर। ये जो तमाशा हुआ, इसका कोई एहतसाब करेगा? कोई सही बात है, करेगा? सही बात। ये है मसाइल पाकिस्तान के। अब भी ये बुनियादी मसाइल हैं जो डॉक्टर साहब निशानदेही करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, हकीकत है जो हुकूमत नहीं बताती है, चंद लाख अशराफिया के लिए आवाम को जिस कर्जे तले डिबो दिया गया है, इसका एहतसाब भी होना चाहिए। किसने करेंसी को इस तरीके से गिराया, और हमारी जो मुल्क की करेंसी है वो इंतहाई अभी गिर चुकी है, इसका भी ज़रूर एहतसाब होना चाहिए। खैर नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम के हिस्से में बात करते हैं कोरोना वायरस की नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की, जिसकी कल भी हमने गुफ्तगू की थी, लेकिन आज ज़रा मुख्तलिफ पैराए में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वेरिएंट पे जो वैक्सीन है वो किस हद तक इफेक्टिव होगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अख्तर, VC हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस के, उनको हम वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो ज़ाहिर है ये ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है, ये किस तरह से रिएक्ट करता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, कितना ताकतवर है, कितना म्यूटेट हो चुका है ये? देखें, ये जो ओमिक्रॉन जो लेटेस्ट एक वेरिएंट्स आए हैं साउथ अफ्रीका से 24 नवंबर को, और फिर पूरी दुनिया में तकरीबन चल रहा है, तो इसमें 50 म्यूटेशंस हैं, और उनमें से 30 म्यूटेशंस ऐसी हैं जो स्पाइक प्रोटीन्स में हैं, जो कांटे इस वायरस के ऊपर लगे होते हैं, जो उभरे होते हैं, और उसकी अहमियत यह है कि उन्हीं के ज़रिए ये वायरस जिस्म में एंटर होती है, जब ये ACE2 रिसेप्टर को फेफड़ों में जाके अटैच होती है। तो दूसरा ये है कि वहीं पे अदवायात सारी काम करती हैं जो हम कोरोना के इलाज के लिए यूज़ करते हैं, और वैक्सीन भी वहीं काम करती हैं। इसलिए ख़दशा ये है कि खुदा न खास्ता हमारी जो वैक्सीन हैं वो इनअफेक्टिव ना हो जाएं, और नंबर 2 हमें नए इलाज ढूंढने पड़े। तो इसलिए अभी फ़िलहाल तो इसका कोई एविडेंस नहीं है कि जी पहली वैक्सीन कितनी इफेक्टिव अभी इसके ख़िलाफ़ हैं, अभी तो इट इज़ टू अर्ली। मगर तमाम कंपनीज़ ने काम करना शुरू कर दिया है इस वेरिएंट के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने पे, जो 2 से 3 हफ्ते में मार्केट में आ जाएंगी। लेकिन आई होप हम ये कर रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हमारी पुरानी वैक्सीन इफेक्टिव रहें, और जो लोगों को वैक्सीन नहीं लगी, जैसे अफ्रीका में अभी सिर्फ 60% को लगी है, पाकिस्तान में 50% के करीब लगी है, उनको पुरानी वैक्सीन फौरी तौर पे लगानी चाहिए, ताकि इस जो वायरस है इसको रुखसत किया जा सके दुनिया से। अदरवाइज तो ये म्यूटेट इसने करना है और करती जाएगी, और आगे मज़ीद इसकी बेइंतहा म्यूटेशंस आ सकती हैं।
इसलिए सबसे बेहतर ये होगा कि इसको कंक्लूड करें हम अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को। 80% जब दुनिया के लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो फिर ही इसको रुखसत किया जा सकता है ग्लोबल लेवल पे हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करके। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह आपने कहा कि ये जो वायरस है नया वेरिएंट, ये अब जो वैक्सीन लगी है उस पर इतना इफेक्टिव नहीं है। अब आपने कहा कि नया इस पर एडवांस जो है वो काम हो रहा है वैक्सीन पर, लेकिन उस पर आपने कहा 3 से 4 हफ्ते लगेंगे, लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सर, कल डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि आग की तरह फैल रहा है, तो फिर आखिर क्या करें? पाकिस्तान में भी आज हमने देखा केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर सद्देबाब क्या होगा इसका? देखिए जी, अल्लाह करे कि सद्देबाब आप कर सकें। मेरा नहीं ख्याल कि जब ये वुहान से वायरस शुरू हुई थी 2019 दिसंबर 11 दिसंबर को, 2 साल होने वाले हैं, तो उस वक्त कोशिश की गई थी कि इसको वुहान तक ही महदूद रखा जाए, कर्फ्यू लगा दिया गया था। चाइना ने बहुत इफेक्टिवली काम किया, लेकिन वो पूरे चाइना में फैल गई थी। और फिर कोशिश की गई थी कि चाइना से तमाम परवाज़ों को ख़त्म कर दिया गया था कि चाइना में ही रहे, लेकिन फिर हुआ ये कि तमाम मुल्कों में फैल गई। 129 से ज़्यादा ममालिक में इसको पैंडेमिक कह दिया गया। इसी तरह जो म्यूटेशंस आई, चाहे वो B117 यूके वाली थी, चाहे डेल्टा था इंडिया से शुरू हुआ, चाहे आगे साउथ अफ्रीकन पहले भी ये वर्जन आ चुकी हैं, अल्फा बीटा गैमा, उनको नहीं रोका जा सका। वो देखें, ये एक मेरा ख्याल है कि कमोजा ही होगा कि हम ये इसको पाकिस्तान में आने से रोक दें। हमें ये भी नहीं मौजूद इस वक्त कोई एविडेंस कि ये पाकिस्तान में नहीं मौजूद, हो सकता है हो, हम कितने टेस्ट तो इतने ज़्यादा नहीं हो रहे कि, और इस जो ये इसके टेस्ट हैं वो स्पेसिफिक टेस्ट हैं कि जिसमें हम एस जीन को ड्रॉप आउट समझते हैं कि एस जीन इसमें नहीं है। उसमें डेल्टा में एस जीन थी, तो इसलिए इसके टेस्ट भी जब होंगे तो फिर पता चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत मैं अभी तक ये टेस्टों में नहीं आई, लेकिन मेरे ख्याल में कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक दुनिया में ये फैल चुकी है। जो रिपोर्टिंग हो रही है, जैसे अभी रिसेंटली स्कॉटलैंड में 18 केसेस, तो डॉक्टर साहब पे टेस्टिंग बढ़ाई जाए, और क्या हमारे पास वो टेस्टिंग किट्स मौजूद हैं जिसमें आपने एफ जीन का जिक्र किया कि वो हमें पता चल जाए कि ये वही वायरस है? देखिए, हम इम्यूनोजेनिसिटी पे ही काम कर रहे हैं, डेफिनेटली है हमारे पास, लेकिन ये मैंने किया कि ये आम टेस्ट नहीं है। थोड़ा सा होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है, जो हमारे में कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कई जगह पे है और हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सैम्पलिंग हमें पॉपुलेशन बेस्ड करनी पड़ेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका फ़ायदा नहीं है। अच्छा। हमें करना ये चाहिए कि जो भी हम SOPs की बात मेरे ख्याल 2 साल से करते आए हैं कि पुरहजूम जगहों पे ना जाएं, हजूम इकट्ठे ना हों, चाहे वो शादी के हों, चाहे ब्याह के हों, चाहे वो सियासी नेचर के हों, कल्चरल नेचर के हों, चाहे वो सिनेमा हाउसेज हों, इनको फौरी तौर पे हमें ममानत करनी चाहिए और हमें वापस जाना चाहिए कि आउटडोर शादियों पे वेल वेंटिलेटेड जगह पे अगर इकट्ठे होना है और 50 या 100 से ज़्यादा नहीं इकट्ठे हों, जो करने वाली चीज़ है। और दूसरा ये है कि मास्क को ज़ीरो टॉलरेंस दोबारा की जाए, और बहुत ज़रूरी है कि मास्क की इन्फोर्समेंट इंश्योर की जाए, हैंड हाइजीन इंश्योर की जाए। और उसके बाद बाकी तो लोगों ने अपना ख्याल खुद करना है कि अगर उनको अलामात हैं तो फौरी तौर पे टेस्ट कराएं, अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो फौरी तौर पे अपने नौकरों चाकरों को सबको वैक्सीनेट कराएं, ताकि अपना हिस्सा डालें इस वायरस को रुखसत करने से दुनिया से। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी की शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल रखें और अपना ख्याल भी रखें, जिस तरह पहले हमने वबा के दिनों में रखा था। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके। और यही वो बात है जिसमें बार बार कहा जा रहा है कि जब ये नया वेरिएंट है, जिस तरह ये फैल रहा है, तो एहतियात ही बहुत ज़रूरी है ताकि इस वेरिएंट से हम बच सकें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।